हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के इस पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर एक बेलनाकार गासीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस बेलनाकार गासीय पृष्ठ की लंबाई स्मॉल l और त्रिज्या स्मॉल r है, अतः ये बिंदु P इस गासीय पृष्ठ की सतह पर स्थित होगा। इसके पश्चात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमको इस गासीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स चाहिए होगा। वैद्युत फ्लक्स हम दो प्रकार से निकालेंगे, एक परिभाषा से निकालेंगे, दूसरा गॉस की प्रमेय से निकालेंगे। उसके पश्चात इन दोनों वैद्युत फ्लक्सों की तुलना की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। ये एक लंबा सीधा तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और ये गॉसीय पृष्ठ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले इस गॉसीय पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स है वो हम परिभाषा के अनुसार निकालेंगे। तो परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस, इस पूरे बंद गासीय पृष्ठ पर समाकलन ई डॉट डी एस, ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है। तो इस इंटीग्रल को हम सीधे एक बार में नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे गासीय पृष्ठ को तीन हिस्सों में विभाजित करेंगे। एक तो ये हिस्सा, ये वाला S1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये S1 होगा, ये ठीक है, इस पर ये बिंदु P है। और दूसरा ये ऊपर वाला हिस्सा ये S2 है। तीसरा ये नीचे वाला हिस्सा ये मान लेते हैं S3 है। तो तीन हिस्सों में गासीय पृष्ठ को विभाजित कर लिया। अब हमें मालूम है S1 इंटीग्रल ई डॉट डी एस प्लस S2 इंटीग्रल ई डॉट डी एस प्लस S3 इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इस तीनों इंटीग्रल को हल करने के लिए हमको E और ds के बीच का कोण मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ds इस पृष्ठ S1 पे P के परितः एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बिंदु P है, P के आसपास ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने ds लिया है। ऐसे ही S2 पर ये क्षेत्रफल ds है और S3 पर ये क्षेत्रफल ds है। तो इस बिंदु P के परितः स्थित इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्रकार अभिलंबवत बाहर की ओर होगा और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इसी के अनुदिश ऐसे अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो E और ds के मध्य में इस S1 पर कोण 0 होगा, तो यहाँ पर E ds cos 0 हो जाएगा। इसी प्रकार S2 वाले पृष्ठ पर यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर यहाँ पर सदिश ds ऊपर की ओर होगा और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में से बाहर की ओर होगी। दोनों के बीच कोण यहाँ पर 90 अंश का होगा। इसी प्रकार निचले वाले पृष्ठ पर भी E और ds के बीच ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं E ds cos 90 ये S2 पर हो गया और E ds cos 90 ये S3 पर हो गया। ठीक है ना, cos 90 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे। तो हमको E ds cos 0 मिलेगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये E ds ये मिल जाएगा। अब ये इंटीग्रल हमें हल करना है, तो ये केवल S1 पर बचा, S2 और S3 पर अब नहीं है। अब देखिए इस पृष्ठ S1 पर, यानी ये वाला पृष्ठ S1 है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगी, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु की इस तार से दूरी स्मॉल r नियत है। तो इस पूरे पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो नियत होगा। अतः इस इंटीग्रल को हल करने के लिए इस वैद्युत क्षेत्र को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं।
यहाँ बाहर निकाल लिया, तो ये चीज़ हमको प्राप्त हो गई। अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर ds क्या है, ds जैसा कि हमने बताया ये S1 क्षेत्र पर यानी S1 पृष्ठ पर स्थित ये सूक्ष्म पृष्ठ है, और यदि इस पृष्ठ को इस पूरे S1 के ऊपर समाकलन किया जाए तो इस पूरे S1 का क्षेत्रफल हमको मिलेगा। अर्थात यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू इस पूरे S1 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगी। अब देखिएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए ये S2 और S3 पर तो इंटीग्रल 0 हो गया, तो मैंने ये S2 हटा दिया और ये S3 हटा दिया। अब ये केवल पृष्ठ S1 बचा है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यानी इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी ये जो परिधि है ये कितनी होगी, 2πr होगी, और लंबाई इसकी कितनी है, L है। तो यदि इसको हम यहाँ से ऐसे काट के पूरा ऐसे खोल दें तो ये लंबाई हो गई 2πr और ये क्या हो गया, L हो गया। तो 2πr इंटू L ये इस S1 के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर 2πr इंटू L हो जाएगी। ये वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो फाई बराबर ए इंटू 2πr इंटू L, ये हमने इस गासी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स परिभाषा के अनुसार ज्ञात कर लिया। अब यही फ्लक्स हम गास की प्रमेय के अनुसार निकालेंगे। गास की प्रमेय के अनुसार देखिए फाई बराबर 1/ε0 के इंटू क्यू होता है। क्यू यहाँ पर इस गासी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश है, जिसकी की वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाली है, Q = लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पर Q के स्थान पर लैम्डा इंटू L रख देंगे। दोनों वैद्युत फ्लक्स बराबर होंगे, तो समीकरण 5 और 6 से इन दोनों को बराबर कर देंगे और हल कर लेंगे। तो कैपिटल E बराबर 1/2πε0 के λ/r ये यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम इस समीकरण को 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2λ/r ये प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक एकांक सदिश n कैप माना गया है, और इसकी सहायता से हम इस विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर 1/4πε0 के 2λ/r n कैप ये यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण को ध्यान से देखें तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ में बदल रही है, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो यदि E और R के बीच में हम वक्र खींचें तो इस प्रकार से एक वक्र प्राप्त होगा जो कि एकाति परवलय होगा। नेक्स्ट है अनंत विस्तार की आवेशी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर ये एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट है। किसी अनंत विस्तार की चालक प्लेट को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक प्लेट की केवल बाहरी सतह पर रहता है, चालक प्लेट के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। अतः इस चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इस चालक प्लेट से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पुनः एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। मान लेते हैं ये गासी पृष्ठ है, इस तरीके से बेलनाकार गासी पृष्ठ है। इसका कुछ हिस्सा प्लेट के बाहर है और कुछ हिस्सा प्लेट के अंदर है। ये इस प्रकार स्थित है कि बिंदु P इसकी इस सतह S1 के ऊपर स्थित होगा। अब मान लेंगे इस चालक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो उस परिस्थिति में इस गासी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा। अब हम यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और इस गासी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स दो विधियों से निकालेंगे। एक परिभाषा से निकालेंगे और दूसरा गास की प्रमेय से निकालेंगे, और उसके पश्चात इन दोनों फ्लक्स को बराबर करेंगे। तो देखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार गासी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल S E डॉट ds। अब यहाँ पर इस इंटीग्रल को हम ऐसे नहीं हल कर सकते एक बार में, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को
इस घासीय पृष्ठ के अलग अलग हिस्सों पर हल करेंगे। मान लेंगे ये वाला सतह है, ये S1 है, जिस पर P बिंदु स्थित है, ये S1 है, और ये जो इसके अंदर स्थित है ये पृष्ठ S2 है, और ये ऊपर वाला पृष्ठ है ये S3 है। तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं E डॉट ds S1 ये इस पर हो जाएगा, E डॉट ds S2 ये यहाँ पर हो जाएगा, और E डॉट ds S3 ये आपका इस ऊपर वाली सतह पर ये हो जाएगा, यानी इस वाली सतह के ऊपर। अब इस इंटीग्रल को हल करने के लिए हमको हर स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण पता होना चाहिए। तो इस स्थान पर बिंदु P के परितः E और ds, E की दिशा इधर की ओर होगी, ds की दिशा भी इधर की ओर होगी, तो दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा E ds cos 0। और यहाँ S2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। और S3 यानी इस पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी ये, और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार इस दिशा में होगा, तो इनके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, तो E ds cos 90 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये दोनों इंटीग्रल खत्म हो गए। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E ds हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल S1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं की इस प्लेट से दूरी समान होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता S1 पर नियत है, अतः इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, तो E इंटीग्रल S1 ds आ जाएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी ये देखने के लिए पुनः एक बार घासीय पृष्ठ देखेंगे। इस पर ds ये सूक्ष्म अवयव है, और यदि इस अवयव को इस पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल पर समाकलन किया जाए तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मान लेंगे इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ये इधर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए ये कैपिटल A है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कैपिटल A के बराबर हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये आपको phi इक्वल टू E इंटू A ये वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस घासीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स गाउस की प्रमेय द्वारा 1/ε0 के इंटू Q सूत्र से प्राप्त होगा। यहाँ पर Q इस घासीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश है, जिसकी वैल्यू सिग्मा इंटू A समीकरण 1 द्वारा हम निकाल चुके हैं। Q की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए सिग्मा इंटू A, तो ये आपको गाउस की प्रमेय से इस घासीय पृष्ठ द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फ्लक्स हमने निकाला समीकरण 3 और समीकरण 4 में, दोनों फ्लक्स बराबर होंगे, तो समीकरण 3 और 4 से E इंटू A ये बराबर हो जाएगा 1/ε0 के सिग्मा इंटू A। यहाँ पर ये दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा पान ε0 के ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आई है, इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो यदि चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत बिंदु P पर एकांक सदिश n कैप है, तो सदिश रूप में इस समीकरण को इस प्रकार लिखा जाएगा, वेक्टर E बराबर सिग्मा पान ε0 के इंटू यूनिट वेक्टर n। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परावैद्युत परत क्या होती है। परावैद्युत मतलब है कुचालक, यानी जैसे किसी कागज की एक पतली शीट ली जाए, इस प्रकार से ये पतली कागज की शीट है, ये आपकी क्या कहलाएगी, परावैद्युत परत। अब इसके किसी एक पृष्ठ पर आवेश यदि समान रूप से वितरित है, तो वह इस प्रकार की आवेशित परावैद्युत परत हो जाएगी, और इसके कारण हम यहाँ पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लेंगे जितनी दूरी पर इधर ये बिंदु P है, उतनी ही दूरी r पर दूसरी ओर बिंदु P डैश है। तो बिंदु P और P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान होगी और दिशा में विपरीत होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर एक
बेलनाकार घासीय पृष्ठ परिकल्पना करेंगे, जैसा पहले बताया था उसी प्रकार से। और ये इस परावैद्युत परत में इस प्रकार से स्थित है, इस प्रकार से। और इसकी स्थिति ऐसी है कि इसकी ये जो समतल सतह है, यानी ये जो S1 है इधर दिखाई दे रही है और इधर ये दिखाई दे रही होगी, ये S2 है। ये क्रमशः इस परावैद्युत परत के समानांतर है और बिंदु P और P' से होकर के गुजरती है। अब मान लेंगे इस घासीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इस परावैद्युत परत पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। तो यहाँ घासीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू A। इतना आवेश इस घासीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दोनों विधियों से निकालेंगे। एक बार परिभाषा से निकालेंगे, दोबारा गाउस की प्रमेय से निकालेंगे और दोनों वैद्युत फ्लक्स को आपस में बराबर कर देंगे। तो परिभाषा के अनुसार इस घासीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ये कितना हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रल S E डॉट ds। इस इंटीग्रल को एक बार में हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 हिस्सों में अलग अलग तोड़ लेंगे। तो एक हिस्सा इस घासीय पृष्ठ के इस जगह पर होगा, यानी ये वाला S1 हो गया, इधर वाला ये S2 हो गया और ये वाला ये पूरा ये S3 हो गया। तो इस इंटीग्रल को हल करने के लिए हमको तीनों सतहों पर E और ds के बीच में कोण मालूम होना चाहिए। तो पहले इस S1 सतह के ऊपर मान लेते हैं सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर को होगा और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर को हो जाएगी। तो E और ds के बीच में कोण यहाँ पर 0 होगा S1 पर। इसी प्रकार S2 पर भी E और ds के बीच में कोण 0 हो जाएगा। तो ये E ds cos 0 हो गया S1 पर और S2 पर भी E ds cos 0 हो गया। अब देखते हैं S3 पर। S3 पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस प्रकार सतह के ऐसे अनुदिश होगी, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ds का वो इस प्रकार से अभिलंबवत ऊपर होगा। तो इनके बीच में यहाँ कोण कितना बन जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो S3 पर E ds cos 90 हो जाएगा। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो तीसरा वाला पद समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर खाली दो पद बचेंगे, तो S1 E ds cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी S2 E ds cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो पुनः एक बार हम इस गॉसी पृष्ठ को देखेंगे, तो ये जो पूरे पृष्ठ S1 पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, ऐसे ही इस पृष्ठ S2 के पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो हम इन दोनों इंटीग्रल से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ भी E बाहर आ जाएगा, यहाँ भी E बाहर आ जाएगा। अब हमको ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इंटीग्रल जो है वो क्या हैं, आप इधर देखेंगे। ये जो S1 पर सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, यदि इसको पूरे पृष्ठ S1 के ऊपर समाकलन किया जाए तो ये पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो इस घासीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों इंटीग्रल बराबर होंगे, एक S1 पर है दूसरा S2 पर है, और इसकी वैल्यू इस घासीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी, यानी ये दोनों कैपिटल A के बराबर होंगे। ये वैल्यू कैपिटल A ये यहाँ पर रख दीजिए, तो ये E इंटू A, ये E इंटू A ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स 2EA प्राप्त हो गया। अब हम पुनः यही वैद्युत फ्लक्स गाउस की प्रमेय से निकालेंगे। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर 1/ε0 के इंटू Q होता है। यहाँ पर Q जो है वो इस घासीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश है और Q बराबर सिग्मा इंटू A होता है। तो Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे सिग्मा इंटू A। तो आप देख सकते हैं इस समीकरण में और इस समीकरण में फ्लक्स हमने निकाल लिया है दो अलग अलग विधियों से। इन दोनों फ्लक्सों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर
2EA बराबर 1/ε0 के सिग्मा इंटू ए, ये हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे ए को दोनों तरफ से, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 के, ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बिंदु P और P डैश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इस परावैद्युत परत के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी यदि ये परत धनावेशित है, और यदि ये परत ऋणावेशित है तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे अंदर की ओर हो जाएगी।